गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियाँ। जो कबीरदास जी हैं उनका जन्म 1398 के आसपास काशी के वाराणसी नामक स्थान पर हुआ था। ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं साखियाँ लिखने में। और अब हम करते हैं, सबसे पहले हम बेटा पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद हम प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद हम व्याख्या, फिर हम विशेष लिखते हैं। प्रसंग के अंतर्गत क्या लिखते हैं हम? प्रसंग के अंतर्गत लिखते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। और फिर बताते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। फिर करते हैं बेटा हम व्याख्या। जो हमें पंक्तियां दी होती हैं हम उनका खोलकर, शब्दार्थ खोलकर, हर शब्द का अर्थ निकालकर उसको एक पंक्ति में लिखते हैं। फिर आता है हमारा बेटा विशेष। विशेष के अंतर्गत हम क्या लिखते हैं कि पंक्तियों में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, छंदों का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, सरल भाषा है, सहज भाषा है, परवाहमयी है, कौन सी बोली का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है या अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। ये आता है हमारा विशेष के अंतर्गत। अब सबसे पहले हम करेंगे, हमारी जो पहली पंक्तियां हैं वो करेंगे। कौन सी हमारी पहली पंक्तियां? देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्या कहते हैं इसमें? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसमें कहा गया है, सबसे पहले हम इसका करेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियाँ से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मनुष्य को जात पात पर ध्यान न देकर व्यक्ति के गुणों को ग्रहण करने की बात कही है कि व्यक्ति को जाति पाति का भेदभाव न रखकर हमें केवल ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब हमारी पहली लाइन है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। साध मतलब कि साधु। कहते हैं कि जो साधु व्यक्ति होते हैं हमें उनकी जात पात नहीं पूछना चाहिए कि वे किस जाति से हैं, कौन से धर्म के हैं। केवल हमें ज्ञानी व्यक्तियों से केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारा, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। क्या कहा गया है? मोल। हमें उस चीज की कीमत लगानी है, मोल दाम तय करना है। कहते हैं कि हमें तलवार के महत्व को समझना चाहिए। यहाँ दाम का अर्थ है कि जो तलवार है उसका क्या महत्व है। और कहा उसने पड़ा रहन दो म्यान। म्यान क्या होता है? जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। जिसके अंदर तलवार रखी गई है उसका क्या महत्व है? उसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए केवल किसका महत्व है?
तलवार का। इसलिए कहा गया है कि हमें जात पात पर न जाकर केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। इसमें भी क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, लोगों को अपशब्द का जवाब अपशब्द से नहीं देना चाहिए। अर्थात बुरे शब्दों, अगर हमारे लिए कोई बुरे शब्दों का प्रयोग करता है तो हमें उस व्यक्ति के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हमारी पंक्ति है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। आवत आना, गारी गाली। जब हमें कोई गाली देता है वो उस समय केवल एक होती है। उल्टत होई अनेक, जब दूसरा व्यक्ति उसको पलट कर जवाब देता है या गाली देता है या अपशब्द कहता है तो वो अनेक का रूप धारण कर लेती है। फिर कहते हैं कवि, कहे कबीर न उल्टिए वही एक की एक। फिर कबीर दास जी कहते हैं कि हमें उलटकर अपशब्द का जवाब अपशब्द से नहीं देना चाहिए, वही एक की एक, अर्थात वह बात वहीं रुक जाती है, अर्थात वह बात अनेक का रूप धारण नहीं करती, अर्थात जो लड़ाई झगड़े हैं वो वहीं खत्म हो जाते हैं। हमें बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुराई का जवाब बुराई से देंगे तो क्या है, जो लड़ाई झगड़े हैं वो बढ़ जाएंगे। फिर देखिए हमारा बेटा, फिर तो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो हम माला है, कर हाथ, माला तो क्या है, हम हाथ में लेकर भगवान का नाम जपते हैं,